नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। अब यहाँ पर एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ पे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ दिनेश सोमानी जुड़े हैं और साथ ही साथ विकास भी हैं। और दिनेश जी, पहले आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से आप देखते हैं खाने के तेलों के प्राइसेस, बिकॉज यहाँ कुछ मुनाफा वसूली हमने आते हुए देखी है। आप पहले भी कह रहे थे कि जब तक इलेक्शंस नहीं खत्म होते, जुलाई का महीना नहीं आता, कुछ बहुत दबाव यहाँ पर लगातार रह सकता है। आगे जाकर किस तरह के मूव्स एक्सपेक्टेड हैं, और चाहे वो पाम है, सन है, सोया है, कैसे देखते हैं आप ओवरऑल मार्केट्स? मनीषा जी, इलेक्शन का फेज है और मुझे लगता है कि जून के बाद ही इसमें कुछ हो सकेगा। जो जीरो इंपोर्ट ड्यूटी पर हमारे यहाँ तेल निरंतर आ रहा है और इंटरनेशनल मार्केट भी देते तो सीबोर्ड भी अभी वहां पे $73.5 पे ही $43 पर ही चल रहा है और केल से भी 37-38 के आसपास चल रही। तो मुझे यूं लगता है कि अभी आने वाले समय में ऐसा कोई बड़ा मूव या बड़ी तेजी समझ नहीं आती है। और हो सकता है कि अगर इलेक्शन के पोस्ट अगर इंडस्ट्री की मांग जब रखी जाएगी और गवर्नमेंट की उसमें सामने सुनवाई होगी, तो मुझे लगता है कुछ इंपोर्ट ड्यूटी अगर बढ़ती है तो उसके बाद ही कोई तेजी का रुख नजर आता है। हाल फिलहाल मुझे लगता है कि रेंज बाउंड एक्टिविटी में ही एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स इंडियन मार्केट में चलता हुआ नजर आता है। रेंज बाउंड दबाव रह सकता है और एक दबाव यहाँ तक रह सकता है जब तक सरकार की तरफ से हम यहाँ पर कोई मूवमेंट आता हुआ नहीं देखते। प्राइसेस की अगर बात करें तो सिर्फ भारतीय बाजारों में नहीं, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में गिरावट है और ऑफकोर्स उसका एक क्यू भी हमने यहाँ पर आता हुआ देखा है। हमारे साथ साइम डार्बी ऑयल्स के संदीप भान भी जुड़ चुके हैं। संदीप जी नमस्कार। जिस तरह से पाम तेल में गिरावट देखने को मिली है, ऑलमोस्ट 3800 के लेवल्स हमने यहाँ आते हुए देखे। 12 हफ्ते के लोज पर फिलहाल पाम ऑयल के प्राइसेस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंटरनेशनल मार्केट्स में मलेशिया, इंडोनेशिया जिस तरह के नंबर्स हैं, कैसे देखते हैं आप वो फंडामेंटल्स? देखिए, अभी जो फंडामेंटल्स में बड़ी मेजर चेंज जो आई थी, वो रिसेंटली व्हेन दिस देयर वाज अ बिग सेल ऑफ इन द palm oil market, that was mainly because funds exited palm. There were a lot of what market said was China based funds which went for a sell off and went into other commodities. Once this sell off started, then in the physical part of the palm oil markets in Malaysia and Indonesia, not there was not much sales in the forward months. We were practically, because palm had gone to premium के चलते चलते सॉफ्ट ऑयल बड़ा नीचे था, तो पाम उस पीरियड में किसी ने अप्रैल मई जून लिया नहीं था। तो वी वर प्रैक्टिकली होल्डिंग ऑन टू द फिजिकल पार्ट, एंड उसकी जब ये गिरावट आई तो देन वी स्टार्टेड सेलिंग दिस फिजिकल पार्ट आल्सो टू लॉक इन अवर सेल्स। तो अभी सप्लाईज हैव स्टार्टेड पिकिंग अप, stocks are also coming back on an uptrend. Overall, we are at a level where we are still looking for demand. जैसे अगर इंडिया के इंपोर्ट नंबर्स देखें, जहां पर सी ने यहाँ पर लेटेस्ट एक रिपोर्ट जारी करी है, फेब एंड मार्च में अच्छा खासा डिप देखने को मिला पाम में, जिसके बारे में हम बात कर भी चुके हैं कि सन और सोय यहाँ पर सस्ते थे, इंडिया ने उसको यहाँ पर ज़्यादा इंपोर्ट किया है। लेकिन अप्रैल में जिस तरह का स्ट्रॉन्ग रीबाउंड और कमबैक हमने आता हुआ देखा है, आपको क्या लगता है ये जो 6.8 जैसे नंबर्स हैं, ये आगे आने वाले महीनों में भी देखने को मिलेंगे? I think so. We will see a higher imports of palm oil. उसका मेन रीजन है कि अब जो पाम ऑयल अभी जैन फेब मार्च में प्रीमियम बनाया था करीब $70-80 ओवर सनफ्लावर ऑयल, $40-50 ओवर सोयाबीन ऑयल, वो प्रीमियम अब खत्म हो गया है। पाम इज नाउ बैक टू बिट चीपर ऑयल कंपेयर टू द सॉफ्ट ऑयल्स। उसके चलते अब इंडिया इज गोइंग आउट ऑफ सॉफ्ट ऑयल्स एंड कमिंग बैक टू पाम। Last 2 weeks India has been buying heavily palm, so we will see this trend continuing now. संदीप, अगर हम नवंबर टू अप्रैल वाले नंबर्स देखें, और ये भी ऑफ कोर्स सी का डेटा है, तो 22-23 में जिस तरह के नंबर्स थे पाम इंपोर्ट्स के इंडिया में, और 23-24 के अगर नंबर्स देखें तो एक गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। कैसे इससे रीड कर रहे हैं आप? क्या ये वन ऑफ है, क्या ये ट्रेंड बन सकता है? See, ये जो इंडिया की जो we were practically exporting 800 to 900,000 tons of palm oil every month. And उसमें sunflower soybean oil was hardly, sunflower oil was close to 100-200,000, soybean oil was around 200,000 tons. But this soybean oil and sunflower oil jumped double at the cost of palm. अब वो ट्रेंड वापस बदल रही है। प्राइसेस ऑफ पाम आर गेटिंग मोर अट्रैक्टिव देन सॉफ्ट ऑयल्स। उसके चलते ये बढ़ोतरी भी इंडिया की डिमांड में आनी चाहिए। नाउ क्वेश्चन वाज, वेल, विल इंडिया गो बैक टू 900,000 टन्स और 850,000 टन्स एवरी मंथ इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स? अनलाइकली, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी सॉफ्ट ऑयल बहुत लिया है जैन अप्रैल मई जून पीरियड के लिए। वी मे सी 600 to 700,000 tons in next 2-3 months till June, which previously we were expecting would be hardly only 500,000 tons. संदीप, एक और ट्रेंड भी है यहाँ पर, जिस तरह से मस्टर्ड की अवेलेबिलिटी है भारतीय बाजारों में, साथ ही साथ कॉटन सीड ऑयल, राइस ब्रान ऑयल बेटर कर रहे हैं, सन और सोया की हमारे पास यहाँ पर अच्छी खासी एज ऑफ नाउ, जैसे आपने कहा, इन्वेंट्रीज हैं। आप देखेंगे जो ये मिक्स है एडिबल ऑयल का इंडियन मार्केट्स में, आगे जाकर कुछ चेंज हो सकता है। शायद पाम की जो नंबर्स हम पिछले कई सालों में देखते आए हैं वो शायद कम हो जाएं। क्या आप एट ऑल ये ट्रेंड आगे जाता हुआ देखते हैं?
Palm has a core demand of 5 to 600,000 tons every month. वो तो आएगा ही आएगा. That cannot be substituted by any other oil. So you have a bare minimum at least 7 to 7.5 million tons on a per annum basis requirement. वो तो आएगा ही आएगा. And that is going to continue. And if prices, this discount goes bigger against soft oils, palm can go much more higher than what it's importing currently. तो आपका कहने का मतलब ये है कि 4-5 तो है ही यहाँ पर, और इंडिया की जो डिपेंडेंस है पाम ऑयल की वो कहीं जाने वाली नहीं है. ऑफ कोर्स नंबर्स में कुछ फेरबदल जरूर यहाँ पर आएगा. साथ ही साथ संदीप, अब जिस तरह का प्राइस डिक्लाइन हमने यहाँ पर आते हुए देखा है 3800 के आसपास, हमारी पीछे दौरब मिस्त्री जी से बात हो रही थी, उनका कहना था कि 3600 तक एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन सकता है. आपको क्या लगता है अब यहाँ से क्या प्राइस रेंज रह सकती है आने वाले लेट्स से कपल ऑफ मंथ्स के लिए? देखिए, अभी कुछ सोयाबीन ऑयल का यूएस की ये चल रही थी कि दे माइट इंक्रीज द duty on the imported used cooking oil which goes into their biodiesel market, because of which यहाँ पे soybean oil में अच्छी jump आ गई थी, and in anticipation of that it was like palm oil would find a bigger demand now because soft oil would be more expensive. अब वो अभी rumor सही नहीं निकली. US did not increase any import duty and उसके चलते अब थोड़ा सा वापस soft oil का pressure market पे बन रहा है. But palm is now at a level at 3800. It seems to be getting a good support. India is buying continuously. We have seen now China also entering into the market. So in the worst case scenario, it might be a possibility of 3750. That's where the market is expecting bottom side. अपसाइड में संदीप, अपसाइड में कहां जाता हुआ नजर आता है? See, upside अगर ये trend अभी maintain करे तो we might see at the most 4,000. Okay. So I would go for a range of 3750 to 4,000. पॉइंट टेकन. संदीप, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए और वो सारे एनालिसिस यहाँ पर करने के लिए, चाहे वो नंबर्स का है, क्रॉप का है, इंडियन अवेलेबिलिटी और इंपोर्ट्स का है, एंड ऑफ कोर्स प्राइसेस जो एक्सपेक्टेड हैं कि 3750 टू 4000 मलेशियन रिंगिट के बीच में यहाँ पर कारोबार कर सकते हैं. वेल, ये तो बात हुई खाने के तेलों की, जहाँ पर पाम ऑफ कोर्स इन फोकस था, जहाँ पर हमने प्राइस मूवमेंट अच्छी खासी देखी है, लेटेस्ट नंबर्स और इंपोर्ट नंबर्स भी हमने एनालाइज करे हैं. लेकिन अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ हैं बोलास एग्रो प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर रजत कामत बोला. रजत, हाय, नमस्कार, बहुत शुक्रिया आज साथ देने के लिए. एंड आपसे बात करने का रीजन ये है कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो नित दिन यहाँ पर बढ़ता जा रहा है. मुझे याद है जब मैंने पहले आपसे बात करी थी तो हमने ड्राई फ्रूट्स के बारे में बात करी थी, मोस्टली कैश्यूज, बट एवरी टाइम जब मैं आपका एक अपडेट देखती हूँ तो उसमें एडिबल ऑयल भी है, इसमें और भी प्रोसेसिंग है, इसमें कॉफी बीन्स भी है और काफी कुछ आप यहाँ पर ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं. एंड लास्ट टाइम हमने सिर्फ प्रोसेसिंग तब बात की थी. मुझे याद है आपने कहा था आप रिटेल में यहाँ पर काफी एक्सपैंड करना चाहते हैं. एज ऑफ नाउ अगर शुरुआत करें तो रिटेल में किस तरह की आपकी स्टैंडिंग है? तो रिटेल में हमने क्या किया कि रिटेल हमारा फॉरवर्ड इंटीग्रेशन अटेम्प्ट था. तो हमने एक एक्सपेरिमेंट किया कि हम डायरेक्ट टू कंज्यूमर सिंगल ब्रांड रिटेल आउटलेट खोले, ब्रिक एंड मोर्टर, जो मतलब विच इज गोइंग अगेंस्ट द विंड्स, राइट. सो हर कोई ब्रिक एंड मोर्टर से ई कॉमर्स जा रहा है, हम सोचे कि डायरेक्टली ब्रिक एंड मोर्टर में जाए. तो फर्स्ट 2 years हमने अभी 70 रिटेल आउटलेट खोले हैं कर्नाटका और गोवा में मिला के. सिंगल ब्रांड रिटेल आउटलेट है जिसमें सिर्फ हम बोलास के प्रोडक्ट्स बेचते हैं, cashew, badam, pista and all the dry fruits along with some edible oil and cold pressed oils. So हमको and इन 70 आउटलेट्स में से सिर्फ 30 आउटलेट अर्बन सेंटर्स में है, बाकी सारे हमने टायर 2 टायर 3 और रूरल एरियाज में बनाए. तो हम क्या, हमारा ये कोशिश रहा है कि हम डायरेक्ट टू कंज्यूमर जाए एंड हमारे रिटेल आउटलेट्स के थ्रू जाए एंड डिमांड क्रिएट करे बाय पासिंग ऑन द बेनिफिट दैट, हम इसको बोलते हैं फैक्ट्री प्राइस एडवांटेज, जो हम जो मिडलमैन को अवॉइड करके जो एफिशिएंसी और स्केल बढ़ा के जो एडवांटेज ले रहे हैं प्राइस का, वो डायरेक्टली कस्टमर को पास ऑन करें. तो ये एक हमारा अटेम्प्ट रहा है. एंड पहले 2 साल में वी हैव सीन वेरी गुड सक्सेस. कर्नाटका के जनता ने हमको बहुत अच्छा प्रोत्साहन किया है और हम सोच रहे हैं कि कैसे इसको ऑल इंडिया ले जाए. रजत, महाराष्ट्र में हम आपका इंतजार यहाँ पर कर ही रहे हैं, पर एक बात बताइए, जब आप डायरेक्ट टू कंज्यूमर की बात करते हैं तो आप क्लियरली यहाँ पर इंटरमीडियरीज को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो क्या ओवरऑल मार्केट प्राइसिंग के लिहाज से आप ज्यादा कॉम्पिटिटिव हैं? इसमें क्या है कि व्हेन देयर आर इंटरमीडियरीज, सो इंटरमीडियरीज का उनका खुद का कुछ एक नॉट जस्ट द प्राइस फैक्टर, उनके खुद के एक बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं कि the kind of quality that they expect, right? So quality जो ट्रेडर को चाहिए होता है और जो एंड कंज्यूमर को चाहिए होता है, whether that is the same or not, what are the factors that एंड कंज्यूमर को, अभी फॉर एग्जांपल काजू में एंड कंज्यूमर को उसको जितना क्रंची काजू पसंद है उतना ज्यादा उसको पसंद है.
बट अगर अगर हम एक ट्रेडर के पास जाते हैं तो उनको बहुत फैक्टर्स आ जाते हैं। उनको वो कितना टाइम रखना है, उसका अगर ज्यादा क्रंची हो, ज्यादा काजू टूटेगा ट्रांजिट में, तो ऐसे सब नंबर ऑफ फैक्टर्स आ जाते हैं जिसकी वजह से कस्टमर को जो उनको चाहिए होता है वो नहीं पहुंच पाता है। तो हम डायरेक्ट टू कंज्यूमर में हम क्या अटेम्प्ट कर रहे हैं कि जो एग्जैक्टली कस्टमर को चाहिए वही हम पहुंचा पाए। तो इसके साथ साथ हम क्या कर रहे हैं कि हमने सी वी वांट टू डेमोक्रेटाइज ड्राई फ्रूट्स जो है वो हम जो बॉटम ऑफ द पिरामिड में एंड मध्यम वर्ग और उसके कम वाले लोगों को सही दाम में पहुंचाना चाहते हैं। तो इसके लिए हम इवन सुपरमार्केट्स के साथ हम डायरेक्ट टाई अप कर रहे हैं। हम ई कॉमर्स क्यू कॉमर्स के साथ टाइप कर रहे हैं। एंड लास्ट 2-3 साल में ड्राई फ्रूट्स एक ऐसा कैटेगरी बन चुका है जो सारा जो रिटेल सेगमेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंस उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, महत्व दे रहा है। एब्सोल्युटली रजत, एंड सिर्फ ड्राई फ्रूट ही नहीं और वहाँ तो आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग कमांड है ही। आप उन एरियाज में आप आए हैं जहाँ पर प्राइस वॉलिटिलिटी बहुत ज़्यादा है। एडिबल ऑयल्स की हम अभी चर्चा ही कर रहे थे एंड कॉफ़ी में भी आप यहाँ पर हैं। तो जिस तरह का क्लाइमेट डिमांड क्यूज जैसे हैं और प्राइस वॉलिटिलिटी जिस तरह की है उसे आप कैसे टैकल कर रहे हैं और आपकी क्या सेंस है अब आगे जाते हुए ये मार्केट्स कैसी हो सकती हैं? वी एंटर्ड एडिबल ऑयल 2009 में हमने एक एक्विजिशन के थ्रू एंटर किया था। तो उस समय हमने इसलिए एंटर किया था क्योंकि हम बहुत एक्सपोर्ट करते थे कैशूज एंड वी वांटेड टू सेट ऑफ सम थ्रू सम इंपोर्ट्स। बट व्हाट वी हैव सीन इज दैट एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हमसे पूछ रहा था कि क्यों आप इतने कमोडिटीज में हो, एंड दिस वाज प्री कोविड एंड पोस्ट कोविड। हमने उनको बताया कि हाँ इसीलिए हम कमोडिटी में है क्योंकि ये दिस इज एन एवर लास्टिंग इंडस्ट्री है। 10,000 साल पहले भी था, 10,000 साल बाद में भी रहेगा। तो एंड कमोडिटी वॉलिटिलिटी इज आई मीन हमारा जो एक्सपर्टीज है वो यही है कि हम कमोडिटी वॉलिटिलिटी को कैसे मैनेज करें, रिस्क कैसे मैनेज करें, यही हमारी एक्सपर्टीज है। इसीलिए हम 50 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। एंड एडिबल ऑयल में एक चीज है कि अभी जैसे ये बोल रहे थे, संदीप बांजी बोल रहे थे कि there are situations wherein palm this year palm was more premium than sunflower and other soft oils. So tackling these situations on ground is quite difficult for the sales force because ऑयल चेंज करवाना फॉर एन इंडस्ट्री फॉर होरेका इज क्वाइट अ डिफिकल्ट टास्क। जो ऑल्टरनेटिव्स आना एंड इट रीच्ड अप टू अ पॉइंट दैट इवन व्हेन पाम वाज प्रीमियम पीपल डिडंट वांट टू चेंज देयर ऑयल्स। दैट इज ट्रू। काफ़ी सारे चैलेंजेस यहाँ पर हैं। एक फाइनल क्वेश्चन आपसे रजत, अब यहाँ से बोला बाय द टाइम हम अगली बार यहाँ पर बात करेंगे, क्या कुछ आप और नया यहाँ पर कर चुके होंगे और क्या इम्प्रूवमेंट्स ला चुके होंगे? तो हम एक नए प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं जिसमें हम वी आर आई मीन फार्म टू टेबल जो हमारा जो ग्रोथ होना चाहिए। तो अभी हमने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है, जस्ट 1 साल हुआ है, जिसमें हम मिठाई इंडस्ट्री में लॉन्च कर रहे हैं जो MAP पैकेज्ड स्वीट्स, जो मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग करके MAP जो टेक्नोलॉजी है, इसमें हम 3 to 5 मंथ्स का शेल्फ लाइफ दे सकते हैं काजू कतली एंड अदर ड्राई फ्रूट्स बेस्ड स्वीट्स को, जो अदरवाइज 7 से 8 दिन के शेल्फ लाइफ में रहते हैं, तो विदाउट एडिंग प्रिजर्वेटिव्स। सो हमारा ये अटेम्प्ट रहेगा कि हम डायरेक्टली बुशेस ऑफ अफ्रीका से रॉ कैशनट खरीदे और डायरेक्टली कस्टमर को काजू कतली दे। तो दिस इज आई मीन द मिठाई एंड नमकीन इंडस्ट्री भारत में 1 लाख करोड़ का माना जाता है एंड इस इंडस्ट्री में हम अगर फार्म टू टेबल का जो ये अप्रोच ला सके तो वी फील वी कैन ऐड लॉट ऑफ वैल्यू टू द एंड कस्टमर। तो काजू से काजू कतली तक की यहाँ पर सफ़र जो है वो रजत बोला यहाँ पर ट्रैवल करने वाले हैं। रजत, बहुत शुक्रिया, ऑलवेज अ प्लेजर आपके साथ कॉन्वर्सेशन करने के लिए एंड आशा है आपसे फिर बात होगी और जब वो काजू कतली यहाँ पर तैयार हो जाएगी तो पक्के से बता दीजिएगा। धन्यवाद डेफिनेटली। थैंक यू रजत। इसी के साथ एक ब्रेक ले रुकेंगे, लेकिन आपको बता दें कि बाकी कमोडिटीज़ में यहाँ पर अच्छी खासी उठापटक है। एक ब्रेक के बाद आपको विकास और दिनेश जी बताएंगे कि आप यहाँ पर कैसे करें कारोबार। आपका स्वागत है और कॉपर को आपकी स्क्रीन पे क्या लेके आना चाहेंगे, क्योंकि पिछले 24-48 घंटे में सारी जो हेडलाइंस हैं कमोडिटीज़ की तरफ से वो कॉपर में आई हैं, क्योंकि लगातार एक तरफा तेज़ी यहाँ पर है। 2 साल के हाईज अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में यानी कि LME पर हैं, तो ऑल टाइम हाई CME, शंघाई और भारतीय बाजारों में। विकास, अब यहाँ से ट्रेंड्स या चार्ट्स क्या बताते हैं? गुड इवनिंग मैम।
कॉपर का जो तेजी है वो कंटिन्यूड रहेगा मैम, जैसे कि इसमें ब्रेकआउट्स पे ब्रेकआउट्स चल रहे हैं। तो 901 के ऊपर ये जैसे ही सस्टेन करेगा तो 920 एंड 930 के न्यू हाइस दिखाएगा। एक छोटा सा स्टॉप लॉस हमें 890 का रखना चाहिए। डेली चार्ट में कंसोलिडेट करके करेक्शन देके वापस से इसने ब्रेकआउट दिखाया है। जी मैम। दिनेश जी, आपकी एक टॉप पिक अगर मेटल्स में है तो वो क्या है? मुझे लगता है आज के लिए एल्यूमिनियम जो है एक रेंज के ऊपर निकला है। 237 रुपए का लेवल बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। 237 के आसपास मेरे हिसाब से आज और कल के हिसाब से एल्यूमिनियम बाय करना चाहिए। 241 245 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं और 234.50 का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। ऑलराइट, खरीदारी करके चलना है मेटल्स में, और कॉपर और एल्यूमिनियम आपके यहाँ पर टॉप बेट्स हैं। बात अब यहाँ पर सोने चांदी की करेंगे। और विकास, यहाँ पर क्या सेंस है? ऑफकोर्स मार्केट्स यूएस इन्फ्लेशन डेटा का इंतजार तो कर ही रहे हैं, लेकिन जिस तरह की कंसोलिडेशन और थोड़ी सी अपटिक आज बाजार में बनी हुई है, यहाँ पर क्या करने की राय है? एक्चुअली यूएस के डेटा है, बट आवरली चार्ट में मेरे को थोड़ा सा एक बियरिश सिग्नल देखने मिल रहा है। तो गोल्ड में कोई भी अगर बाउंस मिलता है 72,800 72,900 के करीब पे, तो गोल्ड पे मेरे तरफ से एक बिकवाली की सिग्नल्स रहेंगे। एंड 73,400 का स्टॉप लॉस रहेगा। लोअर एंड पे 72,100 एंड 71,500 तक के टारगेट्स वॉलेटिलिटी में देखने मिल सकते हैं। वहीं सिल्वर की बात करूं तो डेली चार्ट में सिल्वर ने डबल टॉप का फॉर्मेशन किया है एंड इसको तोड़ नहीं पा रहा है। तो 86,000 का जो एक है रेजिस्टेंस जोन है, तो इस रेजिस्टेंस जोन को प्ले करना चाहूंगा। 86,100 के स्टॉप लॉस पे सिल्वर में एक मंदी का सौदा किया जा सकता है। लोअर एंड पे 84,500 एंड 84,000 के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। ऑलराइट, तो जी मैम। सेल ऑन रैलीज की स्ट्रैटेजी यहाँ पर सोने चांदी में अपनानी है। सोना और चांदी दोनों थोड़ा सा यहाँ पर आपको नीचे आते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ विकास, कच्चे तेल में अब यहाँ पर क्या सेंस है? बिकॉज ज्यादातर डेटा आ चुका है, पूरे के पूरे बाजार को एक्चुअली यूएस इन्फ्लेशन का इंतजार है। जिस तरह की आधे % की गिरावट फिलहाल है, क्या करने की राय है? हाँ मैडम, एक्चुअली जब शो के पहले प्रिपेयर कर रहा था तो टेक्निकल चार्ट देख रहा था। तो इसने डेली चार्ट में अपने 200 डेज मूविंग एवरेज को डिसाइसिवली ब्रेक कर दिया। करने के बाद एक रिबाउंड करने की कोशिश किया, बट उसको कर नहीं पाया। तो मेरे को लगता है कि कोई भी अगर इन्फ्लेशन डेटा के बाद कोई भी अगर अपटिक आता है तो 6,550 6,600 मिलता है तो क्रूड ऑयल में बिकवाली की सलाह रहेगी। 6,720 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। लोअर एंड पे जो मेरे को टारगेट्स दिख रहे हैं 6,400 एंड 6,300 के दिख रहे हैं। जी मैम। साथ ही साथ एग्री की बात करेंगे। और दिनेश जी, यहाँ पर मसालों में कुछ गर्मी फिर से वापस लौटी है। जीरा पिछले 2-3 दिन काफी चला, आज हमने हल्दी और धनिये में यहाँ पर सपोर्ट बनता हुआ देखा। जी बिल्कुल, जीरा निचले स्तर से अगर देखते हो तो करीब करीब 40% का गेन हो चुका है। 28,200 के आसपास का लेवल जीरा मुझे लगता है यहाँ पर थोड़ा सा सेटल हो जाना चाहिए और यहाँ से रेंज एक्टिविटीज में शुरू हो जानी चाहिए। जीरे में इन स्तरों पर लेवाली का बिल्कुल भी कोई सलाह नहीं है। लेकिन हाँ, धनिया और टर्मरिक मुझे लगता है 18,050 18,100 के आसपास की हल्दी बिल्कुल बाय करना चाहिए। 18,600 18,800 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। 17,780 का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। और अगर मैं धनिया की बात करूं तो मुझे लगता है 7420 का जून धनिया बाय करना चाहिए। दोबारा 7680 7800 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं और स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है नीचे में 7250 का। दिनेश जी, साथ ही साथ यहाँ पर गुआर को कैसे देखते हैं? कैस्टर में यहाँ पर कुछ करने की राय? ग्वार और कोको ये दोनों एक रेंज बाउंड एक्टिविटी है। मुझे लगता है कि सीमित दायरे में चल रहे हैं। अगर ग्वार की बात करो तो 5420 नीचे में और 5550 ऊपर में यही दायरे में ट्रेड कर रही है। क्योंकि अभी जो आगे की तेजी मंदी है मुझे लगता है पूरी मानसून पर डिपेंड करेंगी और 10 से 15 दिन के बाद में जो मानसून के अपडेट्स आने शुरू होंगे उससे इसकी तेजी मंदी ज्यादा होती नजर आती है। कैस्टर निचले स्तरों से हमें 100-150 रुपए का उछाला देखने मिला है, लेकिन 5800 के आसपास के लेवल से जो कैस्टर है मुझे लगता है यहाँ पर भी चलना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। 5610-20 का घटना भी मुश्किल लगता है। ऑलराइट, तो कुछ तेजी के आसार वहाँ पे कमजोरी नजर आते हैं। साथ ही साथ आपसे रुपए पे भी एक राय लेना चाहेंगे, क्योंकि हल्की सी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। दिनेश जी, ऑन चार्ट्स एज ऑफ नाउ डॉलर रुपी अगर हम देखें तो किस तरह के व्यू है? इसकी वोलेटिलिटी एकदम थम सी गई है मनीषा जी, जब से ये रिटेल के लिए थोड़ा सा बैन हो गया। इसमें वोलेटिलिटी बिल्कुल नहीं के बराबर है। मुझे लगता है 83-20 नीचे में और 83-65 ऊपर में यही दायरा है, यही रेंज में इसको ट्रेडिंग होते हुए नजर आती है। जी हाँ, एब्सोल्युटली। वो वॉल्यूम्स ऑलमोस्ट वहाँ पर किल होती हुई नजर आई हैं, लेकिन एक लगातार हल्की सी गिरावट यहाँ पर रुपए में रोजाना दर्ज होती हुई नजर आई है। लेकिन जैसे दिनेश जी कह रहे हैं कि एक बहुत ही रेंज बाउंड ट्रेंड में यहाँ पर आगे भी आप रुपए को कारोबार करता हुआ देख सकेंगे। जैसे आप देख सकते हैं, बहुत ही डेड काइंड ऑफ मूव्स आज भी यहाँ पर। लेकिन बहुत शुक्रिया विकास आपका और दिनेश जी आपका भी साथ जोड़ने के लिए और उन तमाम तमाम कमोडिटीज़ पर अपनी स्ट्रैटेजीज शेयर करने के लिए। पहले इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो आपके लिए लेकर आएंगे आवाज़ समाचार।